हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री का एक वीडियो सामने आया। उसमें वो कह रहे थे कि उनके देश की अर्थव्यवस्था पर एक विदेशी खतरा मंडरा रहा है। और पहली बार सुनने में ऐसा लगता है कि शायद वो किसी दुश्मन देश की बात कर रहे होंगे, जैसे रूस या चीन। हाँ बिल्कुल, लेकिन मजेदार बात यह है कि ये खतरा उनके सबसे करीबी दोस्त, उनके पड़ोसी और सबसे बड़े सहयोगी अमेरिका से आ रहा है। जी, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधी धमकी दी है 100% टैरिफ की। 100%? मतलब कनाडा से आने वाले हर सामान की कीमत सीधी दोगुनी हो जाएगी। और ये सब क्यों? सिर्फ एक व्यापारिक डील की वजह से जो कनाडा ने चीन के साथ की है। कमाल की बात है ना? बहुत। तो आज की हमारी गहन चर्चा इसी पर होगी। ये सिर्फ एक ट्रेड वॉर की धमकी नहीं है, इसके पीछे की परतें बहुत गहरी हैं। हम कनाडा की जो जवाबी पॉलिसी है बाय कैनेडियन, उसको समझेंगे। और ये भी देखेंगे कि कनाडा असल में अमेरिका पर कितना ज्यादा निर्भर है। और सबसे जरूरी, इस पूरी कहानी से भारत जैसे देश के लिए क्या सबक है। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले इस विवाद की जो जड़ है वो अपने आप में ही बड़ी दिलचस्प है। सुनने में आया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो खुद ही इस कनाडा चीन डील को हरी झंडी दिखाई थी। हाँ, एक वीडियो भी है जिसमें वो कह रहे हैं कि इससे कनाडा को फायदा होगा, और फिर अचानक एक पूरा यू टर्न और सीधा 100% टैरिफ की धमकी। ये क्या दिखाता है? आज की विदेश नीति कितनी अप्रत्याशित हो गई है। यही दिखाता है कि आज जो आपका सबसे बड़ा दोस्त है वो कल आपकी अर्थव्यवस्था को घुटनों पर लाने की धमकी दे सकता है। और इसी धमकी के जवाब में कनाडा के प्रधानमंत्री ने अपने लोगों से वो बाय कैनेडियन की अपील की है। हाँ, मैंने उनका वीडियो देखा। वो साफ कह रहे हैं कि देश के जो भी बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे, जो नया मिलिट्री हार्डवेयर खरीदा जाएगा, वो सब कनाडाई स्टील और कनाडाई सामान से बनेगा। जी, कनाडाई कंपनियों और मजदूरों को प्राथमिकता दी जाएगी। सुनने में तो बड़ा एक देशभक्ति वाला कदम लगता है। ये देशभक्ति से कहीं ज्यादा गहरा है। यहाँ जो समझने वाली बात है वो है इस प्रतिक्रिया के पीछे छिपा हुआ संदेश। क्या संदेश? अमेरिका का ये कदम असल में ये जताता है कि वो कनाडा को एक बराबर का, एक संप्रभु राष्ट्र नहीं मानता। वो उसे एक वैसल स्टेट की तरह देखता है। वैसल स्टेट मतलब एक जागीरदार राज्य। ये थोड़ा कठोर शब्द नहीं है, लेकिन इस संदर्भ में शायद सटीक बैठता है। मेरा मतलब है वो तो इतने करीबी सहयोगी हैं, उनकी अर्थव्यवस्थाएं इतनी जुड़ी हुई हैं। क्या ये नहीं कह सकते कि ये बस एक अत्यधिक एकीकृत अर्थव्यवस्था का मामला है? देखिए, एकीकरण और निर्भरता में एक बारीक लाइन होती है। वैसल स्टेट का मतलब ही यही है कि आप अपने बड़े विदेश नीति के फैसले लेने से पहले अपने बड़े पार्टनर से पूछेंगे। अच्छा। अमेरिका को शायद यही लगता है कि कनाडा को चीन के साथ इतनी बड़ी डील करने से पहले वॉशिंगटन से पूछना चाहिए था, और जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो अब उन्हें सजा देने की धमकी दी जा रही है। तो ये शक्ति के असंतुलन को दिखाता है। बिल्कुल, और इसका असर अब कनाडा की अंदरूनी राजनीति पर भी दिख रहा है। हाँ, खबरें तो यही हैं कि इस एक मुद्दे पर पूरा कनाडा, चाहे कोई लेफ्ट विंग का हो या राइट विंग का, सब अपने प्रधानमंत्री के पीछे खड़े हो गए। और होना भी चाहिए। वो इसे अपनी संप्रभुता पर हमले की तरह देख रहे हैं। और उनकी सरकार ने एक बहुत प्रैक्टिकल बात कही है। जी, उन्होंने माना है कि हम ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे। वो कल 100%, 200% या 500% टैरिफ लगा सकते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो हम उस चीज पर फोकस करेंगे जो हमारे हाथ में है। एग्जैक्टली, और वो है उनकी अपनी घरेलू खपत, अपना बाजार मजबूत करना। लेकिन यहीं पर वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये बाय कैनेडियन पॉलिसी, क्या ये सच में काम कर सकती हैं, या ये सिर्फ एक अच्छा भाषण है? हाँ, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो कहानी को बिल्कुल बदल देते हैं। और आंकड़े तो वो तो सच में चौंकाने वाले हैं। कनाडा का कुल जितना भी सामान दुनिया में बिकता है उसका 67%, मतलब 2/3 हिस्सा सिर्फ और सिर्फ अमेरिका खरीदता है। सिर्फ अमेरिका? ये तो एक तरफा निर्भरता है। यही तो, ये आंकड़ा ही अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। और जब हम इसे कनाडा के भूगोल के साथ जोड़कर देखते हैं तो ये निर्भरता और भी भयानक नजर आती है। भूगोल के साथ? वो कैसे? देखिए, कनाडा क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, अमेरिका से भी बड़ा, लेकिन उसका ज्यादातर हिस्सा बर्फ से ढका, खाली और वीरान है। हाँ, ये तो पता है। लेकिन जो सबसे जरूरी तथ्य है वो ये है कि कनाडा की 90% आबादी 90%? हाँ, 90% आबादी अमेरिका की सीमा के 100 किलोमीटर के दायरे में रहती है, एक पतली सी पट्टी में। एक मिनट, क्या कहा आपने? 90%?
मतलब पूरा का पूरा कनाडा असल में बस अमेरिका की सीमा पर बसी एक पतली सी पट्टी है। यही सच्चाई है। ये तो मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैंने कभी इस नजरिए से सोचा ही नहीं था। आप कनाडा के किसी भी बड़े शहर का नाम ले लीजिए, टोरंटो, मॉन्ट्रियल, वैंकूवर, राजधानी ओटावा, क्यूबेक सिटी, ये सब उसी पट्टी में है। सब उसी 100 किलोमीटर की पट्टी में है। और इसका सीधा मतलब ये है कि अगर अमेरिका कल को अपनी सीमा बंद कर दे या व्यापार रोक दे, तो ये पूरी आबादी वाली पट्टी आर्थिक रूप से ढह जाएगी। बिल्कुल, उनका पूरा देश ही ठप पड़ जाएगा। मतलब उनकी पूरी अर्थव्यवस्था, उनकी पूरी आबादी एक तरह से अमेरिकी सीमा की बंधक है। आप ऐसा कह सकती हैं। और ये सिर्फ एक तरफा व्यापार नहीं है, ये बहुत गहरी उलझी हुई सप्लाई चेन्स हैं। जैसे कनाडा में बनने वाली कार के कई पार्ट्स अमेरिका में बनते हैं, और अमेरिका में बनने वाली कार के कुछ हिस्से कनाडा से आते होंगे। जी। तो इस रिश्ते को तोड़ना किसी एक पाइपलाइन को बंद करने जैसा नहीं है, ये एक पूरे इकोसिस्टम को खत्म करने जैसा है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो वैसल स्टेट वाली बात क्यों कही जा रही थी इस स्थिति में। तो वो जो डोनाल्ड ट्रंप मजाक में कहते थे कि कनाडाई प्रधानमंत्री नहीं गवर्नर हैं, वो मजाक भी सच लगने लगता है। लेकिन अमेरिका के पास सच में कनाडा की अर्थव्यवस्था का रिमोट कंट्रोल है। यही हकीकत है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो चाहे जितनी भी अच्छी बातें कर लें, कितनी भी देशभक्ति की अपील कर लें, जमीनी सच्चाई यही है कि उनकी आर्थिक संप्रभुता बहुत ही नाजुक है। कनाडा की ये हालत देखकर वाकई एक चिंता होती है। एक इतना विकसित देश और ऐसी लाचारी, ये सोचने पर मजबूर करता है कि भारत अपनी आर्थिक संप्रभुता को लेकर कितना सतर्क है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। हमारी भौगोलिक स्थिति तो हमें बचाती है, हमारी आबादी तो पूरे देश में फैली है, किसी एक सीमा पर नहीं। जी, भारत की भौगोलिक स्थिति ही उसकी एक बहुत बड़ी ताकत है। और कनाडा के संकट से भारत के लिए जो सबसे बड़ा सबक है, वो एक शब्द में है, विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन। अपने व्यापार को अलग अलग देशों में फैलाना। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बारीकी है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वो क्या है? सबक सिर्फ व्यापारिक साझेदारों को डाइवर्सिफाई करने का नहीं है, सबक है रिश्तों के प्रकार को डाइवर्सिफाई करने का। अच्छा, इसे थोड़ा और समझाइए। कनाडा की समस्या सिर्फ ये नहीं कि वो अमेरिका को ज्यादा सामान बेचता है, उसकी समस्या ये है कि उसकी आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक हर पहचान अमेरिका से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। भारत के लिए चुनौती ये है कि वो ऐसे व्यापारिक रिश्ते बनाए जो राजनीतिक निर्भरता पैदा न करें। मतलब व्यापार तो हो, लेकिन इतनी गहराई तक नहीं कि आपकी विदेश नीति ही प्रभावित होने लगे। बिल्कुल, ये एक कहीं ज्यादा मुश्किल और बारीक लक्ष्य है। तो अगर हम भारत के मौजूदा आंकड़ों को देखें, हम कहाँ खड़े हैं? क्या हम भी किसी एक देश पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं? अभी हमारी स्थिति कनाडा जैसी बिल्कुल नहीं है, और ये बहुत अच्छी बात है। जैसे हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक जीसीसी है, यानी खाड़ी सहयोग परिषद। खाड़ी के 6 देश, सऊदी अरब, यूएई वगैरह। जी, जिनसे हम बड़ी मात्रा में तेल और गैस खरीदते हैं और उन्हें अपना सामान बेचते हैं। इनके साथ हमारा कुल व्यापार करीब $161 बिलियन का है। ये हमारे कुल व्यापार का लगभग 14 से 15% है। 14-15%। और अमेरिका के साथ हमारा व्यापार करीब 10 से 11% के आसपास रहता है। तो आप देख सकती हैं कहाँ कनाडा का 67% और कहाँ हमारा 15% या 11%। हम बहुत सुरक्षित स्तर पर हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम आराम से बैठ जाएं। बिल्कुल नहीं, खतरा हमेशा बना रहता है। इसीलिए स्रोतों में सुझाव दिया गया है कि भारत को अपनी निर्भरता को और कम करने के लिए दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ सक्रिय रूप से व्यापार बढ़ाना चाहिए। लेकिन एक मिनट, जैसे फ्रांस या जर्मनी के साथ व्यापार बढ़ाना, ये इतना आसान तो नहीं होगा। भाषा की अपनी बाधाएं हैं, उनके नियम कानून बहुत अलग और सख्त हैं। सही सवाल है। जीसीसी और अमेरिका के साथ व्यापार शायद इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि वहां काम करना आसान है। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। ये आसान नहीं है और इसीलिए ज्यादातर देश आसान रास्ता ही चुनते हैं। लेकिन आसान रास्ता अक्सर लंबा और जोखिम भरा साबित होता है। हाँ, यूरोप के साथ व्यापार बढ़ाने में चुनौतियां हैं, लेकिन यही तो दूरदर्शी विदेश नीति है। हमें उन चुनौतियों से पार पाने के रास्ते खोजने होंगे। जैसे फ्रांस के साथ हमारा व्यापार अभी सिर्फ $13 बिलियन का है। सुझाव ये है कि इसे $50 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रखना चाहिए। 13 से 50, ये तो बहुत बड़ा जंप है। बड़ा है, लेकिन नामुमकिन नहीं। इसी तरह जर्मनी, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनके साथ व्यापार बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं। मतलब ये कि हमें जानबूझकर मुश्किल रास्ते पर चलकर अपनी निर्भरता को फैलाना होगा,
ताकि हम कभी कनाडा वाली स्थिति में न फंसें। एग्जैक्टली आपको कभी नहीं पता कि कौन सा व्यापारिक भागीदार कब अपनी सरकार बदल दे, अपनी नीतियां बदल दे या फिर व्यापार को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगे। सही बात है। आज जो देश आपका सबसे अच्छा दोस्त है, कल वो आप पर 100% टैरिफ लगा सकता है। आपका एकमात्र सुरक्षा कवच है आपका फैला हुआ डाइवर्सिफाइड ट्रेड नेटवर्क। अगर एक दरवाजा बंद हो तो आपके पास 10 और दरवाजे खुले होने चाहिए। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो बड़ी बातें निकल कर आ रही हैं वो ये हैं कि 1. कनाडा की आर्थिक संप्रभुता असल में बहुत नाजुक है। जी 2. अमेरिका के साथ उसका रिश्ता बराबरी का नहीं बल्कि शक्ति के एक तरफा झुकाव वाला है। बिल्कुल। और 3. भारत के लिए सबक सिर्फ ये नहीं है कि अलग अलग देशों से व्यापार करो, बल्कि ये है कि ऐसे रिश्ते बनाओ जो तुम्हें किसी पर भी राजनीतिक रूप से निर्भर ना बना दें। आपने पूरी चर्चा का सार बता दिया। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहूंगी जिस पर वो सोच सकते हैं। बताइए। असली सवाल अब ये है, क्या कनाडा अमेरिकी दबाव के आगे झुक जाएगा? क्या वो चीन के साथ हुआ अपना व्यापार सौदा रद्द कर देगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके परिणाम बहुत दूर तक जाएंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उनकी वैश्विक छवि के बारे में यह क्या कहेगा? क्या यह उस वैसल स्टेट या जागीरदार राज्य वाली धारणा को और मजबूत नहीं कर देगा जिसकी चर्चा हमने शुरू में की थी? इस एक फैसले से शायद कनाडा का भविष्य और दुनिया में उसकी जगह तय हो सकती है।